तुम्हें भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ने बोला होगा कि यार अब नहीं हो सकता, या तुम्हें लगा होगा कि यार चारों तरफ से हर सिचुएशन, हर रास्ता बंद हो गया है। किसी टीचर ने, किसी आइडियल ने, किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला होगा। तो आज मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताने वाला हूं। एक लड़का जो कि 1912 में बॉर्न होता है, जिसका नाम होता है ब्लेयर हिल। जैसे ही वो लड़का बॉर्न होता है, उसका एक बहुत ही अनयूजुअल डिफॉर्मिटी होती है। डॉक्टर्स एज सुन एज उसके फादर को बुलाते, उसके फादर नेपोलियन हिल को बुलाया जाता और बताया जाता आपका लड़का पूरी उम्र ना तो बोल पाएगा ना सुन पाएगा, क्योंकि उसके फिजिकल साइंस ही प्रेजेंट नहीं है, ना सुनने के ना बोलने के। इवन हमने ब्रेन स्कैन्स करे, वहां पर भी कोई ट्रेस तक नहीं है। ये बात सुनकर कोई भी फैमिली टूट जाएगी, एक दुख के जोन में चली जाएगी। लेकिन ऐसा नेपोलियन हिल के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो नेपोलियन हिल वो ऑथर है थिंक एंड ग्रो रिच बुक का, जिसकी बुक 70 इयर्स तक बेस्ट सेलर रही। उसने पूरी लाइफ इस पर काम किया है कि इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल करा जाए। इस स्टोरी को तुम ध्यान से सुनना, बिकॉज ये स्टोरी एक टर्निंग फैक्टर हो सकती है तुम्हारी लाइफ में, जो सेटबैक को तुम्हारे कमबैक में कन्वर्ट कर सकती है। तो ठीक है, ये नेपोलियन हिल ने सबसे पहली बात जो बोली, इस स्टोरी में तुम साथ के साथ चलना और तुम उस सिचुएशन को इमेजिन करना जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। पहली जो चीज नेपोलियन हिल ने बोली यहां पर, उसने अंदर ही अंदर बोला, दिस इज डॉक्टर्स ओपिनियन, दिस इज नॉट माई ओपिनियन, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। वो हमेशा से दिल से मानता था, लेकिन इस टाइम पर टाइम आ चुका था कि उस बात को प्रूव कर कर दिखाए। बहुत बड़ा चैलेंज था उसके आगे, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें, तुमने अंधों को ठीक होते देखा होगा, बहरे को सुनते देखा होगा, लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। तू कैसे ये पॉसिबल है? और आज तक उसने हिस्ट्री में भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करी, उसको वो भी नहीं मिला कि ऐसा मिरेकल पहले हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसने रिजेक्ट करा डॉक्टर के ओपिनियन को और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की राह पर आगे जुट गया। तुम भी दोस्तों मेरे साथ साथ चलना। अगर तुम्हारी भी लाइफ में कुछ ऐसा है तो तुम भी सबसे पहले उस इंसान के ओपिनियन को रिजेक्ट करना, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे डॉक्टर हो। अब हम आगे चलते हैं। अब वो उस लड़के को लेकर घर पर आए। नेपोलियन हिल पूरी रात बैठकर सोचता रहा कि पूरी उम्र मैंने इसी बात को कन्वे करा अपने मैसेज में, ये टाइम आ चुका है। पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो छोटा बच्चा उसकी बात सुन नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था। तो नेपोलियन हिल ने एक तीसरा तरीका खोजा, पेंटिंग के थ्रू, प्ले के थ्रू, प्ले थेरेपी के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू। वो कैसे भी करके, उसका सिर्फ एक ही मिशन होने लगा कि कैसे भी करके अगर मैं इस बच्चे के अंदर एक बर्निंग डिजायर डाल सकूं, जो कि बैक बाय फेथ हो, एक अनशेकेबल फेथ हो, कि ये बच्चा एक दिन नॉर्मल सुन पाएगा, तो नेचर अपना काम खुद कर देगी। बिकॉज नेचर वर्क इन मिस्टीरियस वेज, इवन मैन कांट इमेजिन वो किस तरह से काम करती है। वो इस पर्पस के साथ, उस मिशन के साथ आगे जाने लगा। वो अपने बच्चे के साथ रोज खेलता, कैसे भी करके एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू, कैसे भी करके वो सिर्फ उसको एक मैसेज देता कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, गेम्स वगैरह करके। कुछ साल तक कुछ नहीं बदला, लेकिन ठीक 3-4 साल के बाद एक छोटी सी होप मिली उनकी फैमिली को, जब उन्हें पता लगा कि द चाइल्ड हैज अ स्लाइट डिग्री ऑफ हियरिंग, उसे थोड़ा सुनने लगा है। नेपोलियन हिल को पता था कि वो बिल्कुल सही जाता जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम लोग हार मान लेते, उसने हार नहीं मानी। वो जो तुम्हें कोट एक बताने वाला हूं मैं, कि द प्रूफ ऑफ एब्सेंस डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ। कई बार रिजल्ट नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं हो रहा होता है। रिजल्ट 2-3 साल के बाद दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। नेपोलियन हिल को कभी ये नहीं लगा कि 2-3 साल से कुछ नहीं हो रहा, उसको पता था कुछ हो रहा है, सिर्फ बात इतनी है कि दिख नहीं रहा है। इसीलिए वो हमेशा से बोलते थे कि द प्रूफ ऑफ एब्सेंस डजंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रूफ। पर अभी 3-4 साल का ही बच्चा हुआ था, अभी जर्नी बहुत आगे थी उनके पास। बच्चा 5-6 साल का होता है। डॉक्टर जे गॉर्डन विलियमसन उसका दोबारा ऑपरेशन करते, जब उनको पता लगता है कि बच्चे की स्लाइट डिग्री ऑफ हियरिंग है, और दोबारा एक दुखद खबर उसके फादर को और उसकी फैमिली को सुनाते हैं, सॉरी बट हमने दोबारा सारे स्कैन्स करे, ये बच्चे के पास कोई साइंस नहीं, आप प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज ये खामखा की जिद मत कीजिए। सोचो जिसके पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए और जिसका ड्रीम हो, जिसके लिए वो ऑक्सीजन की तरह चाहिए हो, जिसको वो इंसान, वही समझ सकता है कि वो उसके लिए कितना जरूरी था। लेकिन नेपोलियन हिल ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट जाने की सोची। उसने डिसाइड करा कि नहीं, अगर बच्चा 1% भी सुन सकता है तो 99% को भी कवर किया जा सकता है। तो गाइस स्टोरी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। एक दिन अनदर, जिसको बोल सकते हैं रे ऑफ होप, उनकी लाइफ में एंटर होती है, जब वो अपने घर में विक्ट्रोला लेकर आते हैं। विक्ट्रोला कुछ नहीं, एक डिवाइस होता है, म्यूजिकल डिवाइस होता है, ठीक वैसा ही जो 3 इडियट्स में तुमने प्रोफेसर वायरस को सुनते सुना होगा। तो जब वो लेकर आया और उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड पैटर्न चलता, तो बच्चा रिएक्ट करने लगा। वहां से उन्हें पता लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट बच्चे में हो रही है।
वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने साउंड पैटर्न के थ्रू कि ठीक है कि इस तरह की साउंड हो रही है। उनसे वहां से उनका विश्वास और बढ़ता चला गया। और एक दिन जब वो अपने बड़े भाई को देखता है कि वो न्यूज़पेपर बांटने के लिए जा रहा है, तो वो अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी जाना है, आई ऑल्सो टू गो एंड आई वांट टू सेल द न्यूज़पेपर्स। लेकिन उसकी माँ मना कर देती। उसकी माँ उसके फादर को भी बोलती है कि ये मेरा बच्चा उस तरह से पोटेंशियल नहीं है, इसमें ये और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, ये बाहर जाएगा दुनिया वाली से नोच कर खा जाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन उस बच्चे के दिल में था, उस बच्चे के दिल में था, क्योंकि उसके फादर ने उसे होप, फेथ और मैजिक की स्टोरी सुनाई थी। एक दिन उसके मदर फादर कोई घर पे नहीं होता, बच्चा विंडो से कूदकर बाहर जाता है। तुम यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वो 6 सेंट्स 6 पैसे ब्लैक स्मिथ से उधार लेता है। उस 6 सेंट्स को री इन्वेस्ट करके न्यूज़पेपर खरीदता है, न्यूज़पेपर को सोल्ड आउट करता है और फिर दोबारा री इन्वेस्ट करके दोबारा सोल्ड आउट करता है। शाम होते होते जब तक उसके फादर मदर दोबारा घर पे आते हैं, वो अपने बच्चे को देखते हैं कि उनका बच्चा छोटा सा ब्लेयर हिल सोया हुआ होता है। वो 6 साल का लड़का और उसके टाइटली क्लेंच्ड हैंड होते हैं, फिस्ट टाइटली क्लेंच्ड होती है। वो देखते हैं कि उनके बच्चे की मुट्ठी में 42 सेंट्स है। उस बच्चे ने 6 सेंट्स उधार में लिए और उस 6 के 42 कर दिए। पहली बार उसकी मदर देखकर, उसकी मदर अपने बेटे की इस चीज को, इस विक्ट्री को देखकर रोने लगती है। एक एम्पैथी, एक सिंपैथी बहुत ज्यादा आ जाती है कि मेरा बेटा। लेकिन इस सिचुएशन को देख के उसके फादर का रिएक्शन ठीक अपोजिट होता है। नेपोलियन हिल बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको पता था पिछले 5 साल में अब जो चीज वो चाहता था कि उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसके दिल की गहराइयों तक चली जाए, वो जा चुकी थी। अब उसके अंदर वो अनशेकेबल फेथ आ चुका था। ये उसकी पहली विक्ट्री थी। इससे वो बहुत खुश होता है और सिचुएशन सब कुछ आगे बढ़ता है। अब फैमिली डिसाइड करती है कि वो उसे किसी स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, उसे एक नॉर्मल स्कूल में भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था डॉक्टर के ओपिनियन को, रिजेक्ट कर दिया था नेचर की मिस्टेक को। वो जाते अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में करते हैं, उनके एफर्ट्स जारी रहते हैं। अब नेपोलियन हिल, उसके फादर ने डिसाइड करा कि वो रोज एक होप और फेथ और मैजिक की स्टोरी अपने बेटे को सुनाएंगे। वो रोज रात को स्टोरी सुनाते उस स्टार्स की, मून की, एंजल्स की, कि कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। और बच्चा धीरे धीरे करके, बच्चे के अंदर वो एक फूल खिलने लगा, वो एक बीज जो था वो वृक्ष बनने लगा, वो जो एक सीड था वो ट्री बनने लगा। और गाइस, जब फेथ का ट्री बड़ा हो जाए तो वो इतने फल दे देता है कि लोग उसे इकट्ठा भी ना कर पाए। बच्चा स्कूल में जाता है, एक इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटल हियरिंग को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ इंप्रूवमेंट यहां तक देखी जाती है कि अगर उसके कोई कान के पास आकर चिल्लाता है तो बच्चे को थोड़ा बहुत सुन जाता है। ये इंप्रूवमेंट अगर देखे तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर और बच्चे के कंपैरिजन में बच्चे को कंपेयर करा जाए तो वो अब भी बहुत पीछे था। और यहां पर हम भी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जब हम अपने परस्यू में, जब हम अपने एंडेवर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तब हम हमेशा ध्यान उस पर रखते जो नहीं हुआ, जितना हुआ उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नेपोलियन और उसकी फैमिली में जितना हुआ उस पर ध्यान दिया। कमाल की बात यह है कि अब तक कोई भी फैमिली हार मान चुकी होती, नेपोलियन हिल हार मान चुका होता, लेकिन गाइस वो लड़का कॉलेज में हो जाता है। अब तक तो शायद उस लड़के को भी हार मान लेनी चाहिए। कोई भी 6 साल नहीं 18 साल हो जाते हैं उस बच्चे के ऑपरेशन को। अब वो लड़का 24 साल का हो जाता है, लेकिन अभी भी वो होप, अभी भी वो फेथ, अभी भी डार्कनेस में उस लाइट का इंतजार, अभी भी किसी मैजिक की वेट, अभी भी दिल में विश्वास, वो उतना ही कायम था। एक दिन ट्रायल के पास उसके पास दोबारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आता है। वो लड़का बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो मैंने पहले भी ट्राई करा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लड़का उसकी बैटरी निकालता है। और गाइस, ये वही मोमेंट आने वाला है, यूरेका मोमेंट, मिरेकल मोमेंट। इसको बड़ी ध्यान से सुनना। जो काम अब तक 24 साल में नहीं हुआ था, जो धीरे धीरे करके हो रहा था, अब टाइम आ चुका था कि उसको अपनी होप और फेथ के फ्रूट्स मिलने का। वो लड़का उस इंस्ट्रूमेंट को उठाता है, उसकी बैटरी उठाता है और उसको ऐसे पटकता है। जैसे ही पटकता, उसको पटकने की आवाज आती है। वो सोचता है ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल। उसको लगता है कि ये कोइंसिडेंस होता है। वो फिर कुछ फेंक कर मारता है, उसकी भी उसको आवाज आती है। वो भागकर खिड़की के साथ में जाता है, वो देखता है कि उसको बर्ड्स की आवाज आ रही है। मतलब समझ सकते हो कि उसकी कितनी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो रहा। उसके लिए लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है कि उसको कुछ सुनने लगा जो उसको आज तक कभी नहीं सुना था। वो भाग कर जाता, अपनी मदर को कॉल करता और बोलता है, मम्मी आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आर यू एबल टू हियर मी। उसकी मम्मी पूरी ऑक हो जाती है, पूरी एक तरह से यूरेका मोमेंट, पूरी सरप्राइज हो जाती है। और वो लड़का इतना खुश होता है कि वो रोने लगता है। पूरी फैमिली के लिए एक जिंदगी बदल देने वाला दिन होता है। सोचो यार, हमारे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर्स जब एक एक इंसान ने बोला अबे तुम इम्प्रैक्टिकल हो गया, अबे तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो, कैसा कैसे हो सकता है। अगर कान भी प्रेजेंट हो ना, अगर जीसस भी मिरेकल तब करता है जब बहरे होते, लेकिन वहां तो ईयर कैनाल भी प्रेजेंट नहीं थी।
लेकिन वो अपनी माँ से बात करता है, भागकर अपने प्रोफेसर्स के पास जाता है और देखता है कि उनको प्रोफेसर्स की भी आवाज सुन रही है। वो प्रोफेसर जो उसके कान में चिल्लाते थे तब थोड़ा सा सुनता था, अब उनकी आवाज वो 10 फीट दूर से भी सुन पा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, पहली बार उसकी पूरी फैमिली जीत गई, 24 साल का वेट जीत गया। इससे हमें एक चीज और जानने को मिलती है, कई बार वेट हमसे कुछ बड़ा मिरेकल करा रहा होता, तो इसलिए वेट करना कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम वेट नहीं कर पाते। 95% पीपल सिर्फ पास आकर छोड़ देते हैं। अगर वो भी ऐसा छोड़ते कि ठीक है हमारा बच्चा 20% ठीक हो गया, काम चल जाएगा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, वो 100% की लड़ाई थी उनकी। और स्टोरी यहां तक खत्म नहीं होती गाइस, सब शो को जाते हैं। नेपोलियन हिल, उसके फादर जिसने पूरी उम्र ये मैसेज कन्वे करा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो जीत जाते हैं। और फिर उनका लड़का लेटर लिखता है उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाली कंपनी को न्यूयॉर्क में कि उसके साथ ये मिरेकल हुआ है, नाउ ही वांट टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डेफ एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम म्यूटिज्म। कंपनी इतनी इंस्पायर होती है, उसको बुलाया जाता है, उसके साथ मिलकर मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, साथ काम किया जाता है और लाखों बहरों की आवाज लाखों बहरों को दोबारा सुनाई देता है। अब ये मिरेकल उस मशीन का नहीं था, लेकिन उस मशीन की मदद से वो बहुत सारे डेफ लोगों के लिए वो कर पाता है, और अपने फादर की मदद से और अपनी होप की मदद से अब वो बता सकता है कि जो इंसान चाहे और जो सच में दिल से चाह ले वो उसे कर सकता है। वो लड़का लास्ट में एक मैसेज देता जो उसके फादर नेपोलियन हिल ने दिया था, ये मैसेज तुम्हारे लिए सब कुछ होने वाला है। उसने कहा कि आने वाले 100 साल के बाद भी, मेरे बाद भी ऐसे लोग आएंगे जो अंधेरे में बैठकर रो रहे होंगे कि यार मुझे किसी मिरेकल की जरूरत है। मेरे बाद वो लोग भी आएंगे जिन्हें सक्सेस बहुत सच में दिल से ऑक्सीजन की तरह चाहिए होगा। उन्हें वो एक बात बताना चाहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम, एवरी एडवर्सिटी कम्स विद एन इक्विवेलेंट सीड ऑफ एडवांटेज, यानी कि हर प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हें कुछ कमाल का कर दिखाने की। वो प्रॉब्लम ही तुम्हारी सीढ़ी बनती है मैजिक की। वो ये बोलते हैं अगर उस लड़के को प्रॉब्लम नहीं हुई होती, अगर 24 साल के बाद ये मिरेकल नहीं हुआ होता, तो आज मैं तुम्हें स्टोरी नहीं सुना रहा होता, आज लाखों लोग वो बहरे सुन नहीं पाते, आज मिरेकल्स में कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल हुआ तभी आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की बात की जा रही है। 24 साल में एक बार भी उसके फादर ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी कमजोरी है, हमेशा ये कहा ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सको। तो गाइस, वो दूसरी बात जो उस लड़के ने बोली, ये बोली कि इफ यू हैव बर्निंग डिजायर बैक बाय फेथ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। पहला कोट जो उसने बोला, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी और अ सीड ऑफ एडवांटेज। सेकंड, इफ यू आर बर्निंग ए डिजायर बैक बाय फेथ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। और जो लास्ट बात उसने बोली, इफ यू जस्ट कीप गोइंग ऑन, चाहे तुम बेशक डिसअपॉइंटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कभी हार मानने का भी मन करे, अगर फिर भी तुम चलते रहे ना तो वो पॉइंट आ ही जाता है। सिर्फ ये 3 बातें उसने बताई। सो गाइस, अगर तुम भी किसी मिरेकल की नीड में हो, तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए, तो ये स्टोरी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। पूरी स्टोरी को और डीपली जानना है, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में जाकर देखो कि कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल है। आई होप स्टोरी ने तुम्हारी फायर ऑफ द बेली को इंस्पायर कर दिया होगा, तुम्हारा एक नया चश्मा दे दिया होगा तुम्हें लाइफ को देखने का, और तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे दिया होगा कि साइंटिस्ट भी गलत हो सकते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स भी गलत हो सकते हैं, यहाँ तक कि रिलीजन भी गलत हो सकता है, पूरी दुनिया खिलाफ होना तब भी मिरेकल हो सकता है। टेक केयर गाइस, इतना ही, मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम।